नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया विकल्प। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी दयनीय स्थिति कैसे सुधारा जा सकता है। किसान भाइयों, आप तो देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या वामपंथी दल का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो, ये जो भी नीतियाँ बना रही हैं सब आपके अहित के लिए ही बना रही हैं। न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी, न मंडी व्यवस्था से आर्थिक स्थिति सुधरी, और न ही अध्यादेश 2020 के द्वारा जो आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधीन करने वाला जो बिल है उसे भी सुधारने वाला हो। ऐसी विषम परिस्थिति में प्रभुत्व नेता श्री प्रभात रंजन सरकार रूप श्री आनंद मूर्ति जी एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, और वह विकल्प है किसान सहकारिता पद्धति। किसान भाइयों, मानव एक सामाजिक प्राणी है, अकेले वो कोई काम कर नहीं सकता है। हमेशा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए इसी गुण के कारण मनुष्य को समाज की आवश्यकता पड़ती है। और समाज के बारे में कहा गया है समानम यजति इति समाज, अर्थात जब कई व्यक्ति एक मत से किसी सही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके प्रयास करते हैं तो उसको समाज बोलते हैं। और लक्ष्य जो होगा वो सही लक्ष्य होगा। अगर कई व्यक्ति मिलकर के एक गलत लक्ष्य प्राप्त करने का कोशिश करते हैं तो समाज नहीं कहलाएगा। जैसे कई व्यक्ति मिलकर के एक नशाखोरों का टीम बनाते हैं और उस नशीले पदार्थ को प्राप्त करने के लिए टीम भावना से काम करते हैं, तो चूंकि यह सही लक्ष्य नहीं है इसलिए समाज ये नहीं कहलाएगा। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ करके हम आगे आते हैं कि भाई किसान भाइयों, ये जो सहकारिता पद्धति से आप खेती करेंगे तो कैसे आपकी स्थिति सुधर सकती है। इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अभी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीपति लोग अपने पूंजी लगा करके कोई भी धंधा शुरू करते हैं तो उसमें भी जो काम होता है उसमें सहकारिता का नियम ही लागू होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरह की जो सहकारिता है जो किसी के अधीन में काम करना होता है, इस सहकारिता को कहते हैं अधीनस्थ सहकारिता। तो अधीनस्थ सहकारिता में होता क्या है कि मजदूर और मालिकों के बीच अपनापन नहीं होता है। मालिक मजदूरों को मशीन की तरह खटवाते हैं और काम के बदले में एक तय वेतन देते हैं। इसलिए काम करने वालों को उस जो उपक्रम है किसी व्यक्ति को उसके प्रति अपनापन नहीं होता है। उनको पता है कि अधिक भी काम करेंगे तो हमको अधिक मिलने वाला नहीं है। इसलिए इससे प्रोडक्शन प्रभावित होता है, उत्पादन प्रभावित होता है। और इस नुकसान को भरपाई करने के लिए जो निजी कंपनियां हैं ये मशीनों का प्रयोग करती हैं, और मशीनों का प्रयोग करती हैं तो उसमें काम करने वाले मजदूरों को निकाल बाहर कर दिया जाता है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। मतलब उसमें ये जो सहकारिता है, अधीनस्थ सहकारिता, इसमें यूज एंड थ्रो है। मतलब व्यक्ति की जो क्षमता है उसको अधिक से अधिक शोषण करो, उसको चूस लो, जब उसकी क्षमता घट जाए तो उसको निकाल बाहर कर दो। यही काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। तो ये जो है अधीनस्थ सहकारिता है। इसलिए श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि किसान भाइयों, आप जो काम करोगे, आप जो खेती करोगे, उसमें एक चीज नहीं रहेगा। उस सहकारी समिति में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी व्यक्तियों को समान अधिकार रहेगा। जो काम करने के बाद, मिलजुल कर काम करने के बाद जो आय होगा उसका बंटवारा विवेकपूर्ण ढंग से होगा। कैसे होगा आगे मैं बताऊंगा। और दूसरा है पारस्परिक सम्मान। मतलब उस किसान भाइयों को जो किसान समिति, किसान सहकारिता समिति होगा, उसमें जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, वे सब एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे के सम्मान करने के लिए काम करेंगे।
मतलब वहाँ पर मालिक और नौकर का भेदभाव नहीं होगा, आपस में भाईचारे का संबंध रहेगा, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें तो किसी का शोषण नहीं होगा, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। और तीसरा है पारस्परिक कल्याण पर आधारित होगा, मतलब सभी मेंबर्स मिलजुल कर काम इसलिए करेंगे कि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो क्या है, परम आनंद की प्राप्ति, मतलब उसका मानसिक आध्यात्मिक विकास करने के लिए। तो धीरे धीरे अपना आमदनी को बढ़ाएंगे और बाकी समय को अपने मानसिक आध्यात्मिक विकास में लगाएंगे। तो इस तरह की कल्याण की भावना पर आधारित होगा। तो इस तरह की जो सहकारिता है इसको बोलते हैं समन्वित सहकारिता पद्धति। इसमें सभी मेंबर्स स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं, किसी का गुलाम नहीं होते हैं। तो किसान भाइयों, आपको काम करना है समन्वित सहकारिता पद्धति से। लेकिन यह बिल्कुल नया प्रयोग है, तो स्टार्टिंग में सबको समझ में नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, इसको समझने के लिए इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखेंगे, तब समझ में आएगा कि इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। तो श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि जिन किसान भाइयों को यह समझ में आ जाए कि अभी तक मार्केट में, इस दुनिया में जितने भी व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं से किसानों का कल्याण नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं शोषण हो रहा है, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। तो वे अगर एक डिसीजन लेते हैं कि चलो हम समन्वित सहकारिता पद्धति पर काम करके देखते हैं, तो वैसे समझदार किसान जो प्रगतिशील स्वभाव का है, वे मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। प्रथम चरण में क्या करेंगे कि जिनका पास उपजाऊ भूमि है, स्वाभाविक है कि वो देगा नहीं, तो जो लोग बनाएंगे सोसाइटी, वो तो अपनी जमीन, उनके पास तो जो उपजाऊ जमीन है या उपजाऊ नहीं है, सबको तो रखेंगे ही, लेकिन अपने क्षेत्र में वैसी भूमि जो अलाभकारी है, मतलब जो बंजर यूं ही पड़ी है, जिस पर खेती नहीं होता है, मतलब उसमें उस पर जो खेती होता है वो नुकसानदायक होता है, जब भी उस पर किसान खेती करता है तो नुकसानदायक होता है, ऐसे खेत को कहते हैं अलाभकारी बंजर भूमि कहते हैं। तो उस तरह के अलाभकारी भूमि को चिन्हित करेंगे, आज जो लैंड ओनर है, मकान, उस जमीन का जो मालिक है, उससे बातचीत करके उसको अपने जो समन्वित सहकारी फार्मिंग है उसमें लेंगे, और ले करके उस पर वैज्ञानिक तरीका से खेती करेंगे। और एक चीज और प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि अभी जो खेती करने की जो पद्धति है, जिसमें अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जा रहा है, उन्नत नस्ल के बीज ऐसे तैयार उपयोग किए जा रहे हैं जिसका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो समन्वित सहकारी समिति होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, वे प्रकृति से जुड़कर काम करें, मतलब जैविक विधि से खेती करेंगे, जैविक खाद का उपयोग करेंगे, जैविक कीटनाशक दवा का उपयोग करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे उन्नत नस्ल के बीज का उपयोग करेंगे जो पहले की तरह 2 बार 3 बार जिसका उपयोग किया जा सके। तो अब इसको करेंगे कैसे? इसका सिस्टम है कि मान लिया जाए कि शुरू में 10 किसान आपस में समझौता करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, कोऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी बनाए। तो वो आपस में बंटवारा कैसे करेंगे? देखिए, मान लिया जाए
कि कोई 5 एकड़ जमीन, कोई 10 एकड़ जमीन, कोई 15 एकड़ जमीन, इस तरह से उसमें लगाया और सारे जमीनों को मिला करके उस पर खेती की। तो जब उत्पादन होगा तो उस उत्पादन को जमीन के क्षेत्रफल के अनुपात में आपस में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? उत्पादन करने में जो लागत लगेगा, लागत मूल्य हो जाएगा, उसको निकाल करके, पूंजी को निकाल करके जो लाभ होगा उसको आपस में जमीन के क्षेत्रफल के अनुपात में बांट लेंगे। एक तो जमीन के अनुपात में हो गया, दूसरा उसमें पूंजी लगेगा तो उसमें उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे उनका जमीन भी होगा और वो पूंजी भी लगाएंगे, मतलब शेयर होल्डर भी होंगे। तो जमीन के क्षेत्रफल के अनुपात में बांटेंगे और फिर जो उनका शेयर होगा उस शेयर के अनुपात में भी आपस में वितरण करेंगे, जिनका जितना शेयर होगा उसे। तो डबल लाभ हुआ, एक जमीन का भी लाभ होगा, दूसरा उसमें जो पूंजी लगाएंगे उसका भी लाभ होगा। और तीसरा है कि अगर उनका खेत भी है, उसमें वो मेहनत भी कर रहे हैं तो मजदूरी भी उनको मिलेगा। तो ये जो समन्वित सहकारी सिस्टम से खेती होगा तो उसमें एक किसान को 3 तरह का लाभ हो रहा है। जमीन का लाभ, उसमें उसने पूंजी लगाया उसका लाभ, और तीसरा उसमें जो मजदूरी किया उसका लाभ। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो खेत तो दे देंगे पर मजदूरी नहीं करेंगे। तो वैसे किसानों को, वैसे लैंड ओनर को खेत का लाभ मिलेगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका उसमें जमीन तो नहीं होगा, मेहनत भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका शेयर होगा तो उनका शेयर के अनुपात में लाभांश मिल जाएगा। अब एक ऐसा भी लोग होंगे जिनका उसमें खेत नहीं है अपना, लेकिन उसमें मजदूरी कर रहे हैं और उसमें उनका शेयर भी है, तो उनको मजदूरी भी मिलेगा और शेयर भी मिलेगा। अब सवाल उठता है, मन में प्रश्न उठता है कि इसमें शोषण नहीं होने का गुंजाइश कैसे है? किसान भाइयों, इसमें शोषण नहीं होने का गुंजाइश ये है कि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत जो भी खेत में खेती करना चाह रहे हैं उसमें आपने बजट बनाया कि इसमें इतने खर्च होंगे, तो उतने बजट का आपने शेयर बना दिया। तो शेयर बना दिया तो सबसे पहले उस शेयर को खरीदने का अधिकार होगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको, वो खरीदेंगे आपस में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स अगर सारा शेयर अपने में खरीद लेते हैं, जिनके पास जो क्षमता है उसके अनुसार, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरों को अगर चांस दिया जाता है खरीदने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति को उसका एक लिमिट रहेगा, उस लिमिट से ज़्यादा, उस सीमा से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति शेयर नहीं खरीद सकता है। क्योंकि अगर सीमा नहीं रहेगा तो जिनके पास अधिक पैसा है, जिसके पास अधिक पूंजी है, वो सारा अधिक शेयर खरीद करके वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर अपना दबाव बनाएंगे। आज यही हो रहा है, आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रहा है, लेकिन उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसका पूंजी लगा हुआ है? पूंजीपतियों का, कारपोरेट जगत का, बड़े बड़े पैसे वालों का। उसमें जो छोटे लोग हैं, कम इनकम वाले हैं, उनका पूंजी नहीं लगा हुआ है। इसलिए उस कोऑपरेटिव से फायदा हो रहा है पैसे वालों को।
पैसे वालों का पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और गरीबों का नुकसान होता है। लेकिन इसमें ये जो फार्मिंग सिस्टम है, समन्वित सहकारी समिति के माध्यम से जो फार्मिंग होगा, कृषि होगा, इसमें छोटे से छोटे लोगों का भी शेयर होगा और बड़े लोगों का शेयर एक निश्चित सीमा में ही लिया जाएगा। पहला अधिकार होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनका। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगा कृषकों का, उसमें जो मेंबर्स होंगे उसमें एक ही तरह के मेंबर होंगे। अब किसान परिवार में भी तो ऐसे लोग हैं जिसके पास काफी पैसा है, तो काफी पैसा है मगर वो अपने से खेती नहीं करता है। लैंड ओनर है, उसके पास बहुत सारी जमीन है, पर पैसा भी है लेकिन अपने से खेती नहीं करता है। तो ये जो कोऑपरेटिव होगा, किसान सहकारी समिति में जो अधिक पैसे वाले किसान हैं, किसान बंधुओं, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अधिक पूंजी वाला, अधिक पैसा वाला व्यक्ति किसान हो या व्यवसायी हो, वो पूंजीपति की ही श्रेणी में आता है। तो वैसे किसान जो पूंजीपति की श्रेणी में आने वाले हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं होंगे। किसान सहकारी समिति का जो मेंबर होगा वो किसान ही होगा जो वास्तव में खेती खुद करता है। लेकिन प्रथम चरण में वैसे लैंड ओनर जिनके पास बहुत सारी जमीन है लेकिन वो खुद खेती नहीं करता है, या तो बटैया देता है या पट्टा पर दे देता है, लेकिन उनका वह भूमि जिनको कोई पट्टा पर भी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बटाईदार भी उस पर खेती करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें लाभ होता है नहीं, नुकसान होता है। तो वैसे लैंड ओनर से उस तरह की जमीन को ले करके वास्तव में जो कृषक है वो खेती करेंगे। ये क्लियर होना चाहिए। और जो लैंड ओनर है जिसका जमीन बेकार पड़ा हुआ था, उसको भी मिलेगा उस खेत के अनुपात में, वो खेत की क्वालिटी के अनुपात में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी तय करेगा। तो प्रथम चरण में ऐसा होगा। और द्वितीय चरण में ये 10 साल 20 साल का टाइम लगेगा। तो स्वाभाविक है कि जो लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़े हुए नहीं हैं, वो जब देखेंगे कि अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति सुधरते जा रही है, इनका इनकम बढ़ते जा रहा है। क्योंकि वो जब करेंगे तो हर साल उनकी उन्नति होगी, क्योंकि जो उत्पादन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो उनके पास रहेगा और वो प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के हर साल अपना शेयर बढ़ाते जाएंगे। शेयर बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ऊपर होते जाएगी। तो उस नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, भंडारण की उत्तम व्यवस्था करेंगे और कृषि उत्पाद को तभी मार्केट में बेचेंगे जब मार्केट में उसका सही मूल्य मिलेगा। अभी क्या है, व्यक्तिगत तौर पर किसान भाई खेती करते हैं, हम मजबूरन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण लागत मूल्य से भी कम दाम पे बेच देते हैं। श्री प्रभात रंजन सरकार इसको कहते हैं आपातकाल
व्यवस्था। तो ये जो आपात स्थिति है, इसके कारण वो बेच देते हैं, जिसके चलते भारी नुकसान होता है। और यही कारण है कि आज का किसान या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है या आंसू पी करके जीवित है। तो किसान भाइयों, ये जो प्रबुद्ध प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार का जो कृषि नीति है, जो समन्वित सहकारिता पद्धति पर आधारित है, आज मैं इसका प्रथम चरण के बारे में आपको बताया। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि द्वितीय चरण में फिर क्या होगा। द्वितीय चरण में देखा देखी अन्य किसान भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल होना चाहेंगे। और शामिल होना चाहेंगे तब अगला एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे जब अधिक संख्या में किसान समन्वित सहकारिता समिति के सदस्य बन जाएंगे, तब वे सारे के सारे मिल करके, उनके पास पूंजी बहुत ज्यादा हो जाएगा और सबके सब मिल करके क्या करेंगे, कृषि में लगने वाले संसाधनों का भी फैक्ट्री अपने आसपास में बैठाएंगे। कृषि उत्पाद से संबंधित जो फैक्ट्री हैं वो भी अपने आसपास में बैठाएंगे, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठाएंगे। और ये बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, स्वावलंबी होंगे और सब लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव बैंक भी बना लेंगे। वह कोऑपरेटिव बैंक आपात स्थिति में किसी कारण से अगर खेती में नुकसान हो गया तो वह कोऑपरेटिव बैंक, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे पूंजी उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं किसान भाइयों, जो कृषि उत्पाद होगा उसके लिए ये समिति मिलकर के एक बढ़िया भंडारगिरी बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। उसमें तब तक रखेंगे जब तक कि बाजार मूल्य सही नहीं हो जाता है, इतनी क्षमता होगी। आज जितने भी किसान भाई जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे, तब तक के लिए उनको एमएसपी मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक होगा, कम समर्थन मूल्य है, इनको दे देगा ताकि उनका काम चलता रहे, उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति होती रहे। और जब बाजार में मूल्य सही मिलेगा, लाभ मिलेगा, तब वह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसको बाजार में बेचेगा और उससे जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभांश को भी उस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों का, उसके जितने मेंबर्स हैं उनके बीच समानुपातिक ढंग से बांटा जाएगा। तो आप पाएंगे कि ये जो श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा जो प्रतिपादित कृषि नीति है, अगर इसको किसान लोग फॉलो करने लगे तो सभी किसान भाई समान रूप से उनकी प्रगति होगी, आगे बढ़ेंगे। कोई ना ज्यादा धनी होगा ना जो गरीब होगा। कबीर जी कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये हमारे भारत के पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है। मनुष्य को इतना ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके पास इतनी क्रय क्षमता होनी चाहिए कि आराम से 5 जो मिनिमम चाहिए उसका वो प्राप्त कर ले, क्रय कर सके।
किसान भाइयों, जब आप ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके काम करेंगे तो आपकी क्रय क्षमता इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आप टेंशन में नहीं रहेंगे। आज टेंशन में है ना, बैंक से लोन लिए हैं, उसका प्रीमियम चुकाना है, खेती बढ़िया नहीं हुआ, मर गया, इंश्योरेंस कंपनियां, सरकार खूब प्रचार करती है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना में पैसा लेने समय तो कंपनियां ले लेती हैं, लेकिन जब देने की बारी होती है तो आनाकानी करती है। हाँ, अपने मन से वो तय कर लेती है कि भाई किसान को इतना नुकसान हुआ है, किसान से पूछने भी नहीं जाती है। तो किसान भाइयों, इन सारे अपनी जो आपकी जो आर्थिक स्थिति उसको सुदृढ़ करनी है तो प्रभुत्व आधारित जो कृषि नीति है इसको अपनावें। आप करके देखें। अगला एपिसोड में, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि द्वितीय चरण में ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मर्स का जो जो किसानों का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण आते आते किसान भाइयों, अगर आप प्रभुत्व की कृषि नीति पर काम करेंगे तो खुशहाल हो जाएंगे, कोई किसी का दास नहीं होगा। नमस्कार, आज के लिए इतना है।